बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, डैट इज़ सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हमने एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उस फ्लक्स की वजह से जो इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है, हमने उस इंटेंसिटी के लिए एक रिलेशन डिराइव करना है कि उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से वहाँ पे कितनी इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर उसके अराउंड या कहीं पे हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, उसके लिए हमने एक जनरल रिलेशन डिराइव करना है। सपोज करें कि हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर हमने ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कीप इन माइंड कि जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि हर यूनिट एरिया के अंदर जब हम अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करते हैं या चेक करते हैं तो हम हर जगह पे सेम हमें मिलेगी कि फर्स्ट एक यूनिट एरिया में जितना चार्ज होगा किसी भी दूसरी जगह पे अगर हम उतना ही यूनिट एरिया चेक करते हैं तो उस यूनिट एरिया के अंदर जो चार्ज मौजूद होगा वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वहाँ पे सेम पाया जाएगा। अब क्योंकि हमने इसको गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन के तौर पे ट्रीट करना है, तो कल बताया था कि जब भी हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, जब लास्ट लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ये बताया था कि जब भी हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करके किसी भी मीडियम के या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमने वहाँ पे गॉसियन सरफेस पोज करनी होती है। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज़ द गॉसियन सरफेस। बेसिकली गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है, एक इमेजिनरी शेप होती है जिसको हम सपोज ये करते हैं कि वहाँ पे इस तरह की कोई शेप या कोई चीज़ वहाँ पे इस तरह की एग्जिस्ट कर रही है। फिर हम उस शेप को लेकर डील करते हैं कि उसका हम डिफरेंट रीजन्स के अंदर देखते हैं कि वर्टिकल रीजन उसका जो आ रहा है किस तरह का आ रहा है, उसकी कर्व शेप है तो वो किस तरह की आ रही है, अगर वो स्फेरिकल शेप है तो उसके स्फीयर के अंदर फिर उसका रेडियस का चेक करके हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर इंटेंसिटी वगैरह कितनी आ रही है व्हाटसोएवर। यहाँ पे जो हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है इसके अंदर हम एक सिलेंडर लेते हैं। एक सिलेंडर को हम लोग सपोज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ अ गॉसियन सरफेस। एक ऐसी गॉसियन सरफेस है, एक ऐसा सिलेंडर है जो इस इनफाइनाइट शीट ऑफ प्लेट के अंदर से पास कर रहा है। मीन्स अगर इस तरह हम लोग कहें कि शीट इस तरह है तो वो गॉसियन सरफेस वो जो सिलेंडर होगा वो उसके अंदर से इस तरह पास करेगा, आधा एक साइड पे जा रहा है आधा दूसरी साइड पे जा रहा है। अब चूँकि चार्ज को हमने सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी क्रिएट होगी वो शीट की दोनों साइड पे, इस साइड पे भी आ सकती है, इधर दूसरी साइड पे भी सेम उसी तरह की इंटेंसिटी क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, सिंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, सो द इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज विल बी अवे फ्राम दिस शीट। इसके अलावा यहाँ से अगर देखा जाए तो दूसरे एंड पे जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन फिर अपोजिट साइड पे होगी। सिंस इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो दिस विल बी रिटन विद द एरो साइन अबव इट। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो हमने गॉसियन सरफेस के तौर पे एक सिलेंडर सपोज किया है इसकी दो तरह की सरफेसेस आ रही हैं। एक इसकी ये कर्व सरफेस है, ये वाला इसका जो कर्वेचर है ये साइड वाली पूरी सरफेस, और एक इसका ये एंड फेस है जो इसका ये सामने वाला कर्वेचर है, एक इसका सरकमफ्रेंस है। एक इस सरफेस के क्रॉस हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और एक हमने इस कर्व सरफेस के अलॉन्ग इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये चीज़ भी बताई थी कि कोई भी सरफेस जो हम लेते हैं उसका हम एरिया वेक्टर चेक करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ दैट अराउंड दैट मीडियम अराउंड दैट शेप वी हैव टू चेक द एरिया वेक्टर ऑफ दैट सरफेस। और एरिया वेक्टर जो होता है किसी भी सरफेस का वो हमेशा उस सरफेस के साथ राइट एंगल पे होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारे पास कर्व सरफेस है, इस यहाँ पे अगर हम इसका एरिया वेक्टर चेक करना चाहते हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो हमेशा अपनी सरफेस के साथ राइट एंगल बना रहा होता है। अगर सरफेस ये वाली है तो एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा, इस तरह अगर ये वाली सरफेस है तो इस केस में फिर एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड होगा। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर इन एरिया वेक्टर्स को प्लॉट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर बनेगा इस साइड सरफेस का, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज सरफेस इस तरह है तो एरिया वेक्टर इधर। यहाँ पे चूँकि कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस के केस में फिर हमारे पास जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। चाहे हम यहाँ पे ड्रा करें चाहे एरिया वेक्टर यहाँ ड्रा कर लें, जहाँ भी ड्रा करेंगे एरिया वेक्टर हमेशा अपनी सरफेस के साथ राइट एंगल पे ड्रा होगा। इस एंड पे एरिया वेक्टर इधर बन रहा है, इस एंड पे अगर एरिया वेक्टर ड्रा करेंगे तो एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब यहाँ से
जो कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे कि जब सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, हम उसको फील्ड के साथ पैरेलल प्लेस करते हैं या ऑब्लिकली हम किसी एंगल थीटा पे प्लेस करते हैं, वहाँ भी हमने ये चीज़ देखी थी कि व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस आर पैरेलल, एट दैट टाइम द फ्लक्स थ्रू दैट फेज विल बी मैक्सिमम। और सेकेंड केस क्या था कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and the area vector of the surface are perpendicular to each other, are at right angle to each other, then the flux through that surface will be zero or the minimum। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो एंड फेसेस हमारे पास जो सरकमफ्रेंस वाले दोनों फेसेस हैं, इन दोनों फेसेस के अक्रॉस जो एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी है वो दोनों आपस में क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही है। पैरेलल आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू लिखें तो थीटा विल बी सिंपली इक्वल टू 0। अब हम जो फाई फ्लक्स का फार्मूला कल हमने कैलकुलेट किया था, फाई ई डैट वाज ई डॉट ए, अगर इस ई डॉट ए को हम एक्सपेंड करें तो ई ए cos 0 बनता है, cos 0 डिग्री सिंस cos 0 इक्वल्स टू 1, सो फ्लक्स थ्रू दिस फेज विल बी ई ए। एक एंड के ऊपर ये जो हमारे पास फ्रंट फेस है ये वाला, अगर इसका सिलेंडर को हम लोग इस तरह सपोज करें तो ये जो सरफेस है ये इसकी ये वाला सरकमफ्रेंस वाला एंड है, तो इस सरकमफ्रेंस वाले एंड के ऊपर जो फ्लक्स एक साइड पे आ रहा है दैट इज ई ए। सिमिलरली अगर हम दूसरे एंड पे कैलकुलेट करेंगे तो बाय सेम मेथड ऑन सेम स्टेप्स अगेन द फ्लक्स थ्रू दिस एंड विल आल्सो बी ई ए। अब अगर हम इन कर्व्ड सरफेसेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें, ये जो कर्व्ड सरफेस अगर हम सिलेंडर को इस तरह सपोज करें तो ये जो इसकी कर्व्ड सरफेसेस हैं ये वाली, इसके ऊपर फ्लक्स चेक करना चाहें तो इंटेंसिटी की यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर आ रही है और एरिया वेक्टर अपवर्ड परपेंडिकुलर जा रहा है। बोथ वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अगेन यहाँ पे जब हम फ्लक्स का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ इन दोनों के केसेस में थीटा हमारे पास आ रहा है दैट थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। अगर ये थीटा 90 डिग्री उठा के हम यहाँ पुट करें, हम इन कर्व्ड सरफेसेस के अक्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम cos की जगह 90 डिग्री पुट करते हैं तो वी नो दैट द cos 90 गिव्स अस 0, सो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग गिव्स अस 0, हेंस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड द कर्व्ड सरफेसेस ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन 0। सो यहाँ से अगर देखा जाए तो टोटल फ्लक्स जो हमारे पास आ जाएगा across the two end surface and faces of this cylinder will be equals to simply EA plus EA। faces के ऊपर आएगा that total flux will be equals to simply EA plus EA and this will gives us 2 times EA, may be named as equation number 1। Now we have to move to the next step। लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने करना क्या होता है गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए। एक हम गॉसेस लॉ अप्लाई करके फ्लक्स का रिलेशन निकालते हैं और दूसरा फ्लक्स का रिलेशन जो होता है वो हम लोग सिंपली ये वाला फार्मूला फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं ई डॉट ए, इसको यूज़ करके हम एक फ्लक्स का रिलेशन निकालते हैं। फिर दोनों जो फ्लक्स के रिलेशन आते हैं उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके वहाँ से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमने इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस के ऊपर Gauss's law अप्लाई करना है। सो अकॉर्डिंग टू Gauss's law we know that flux will be equals to 1 over epsilon times total charge। I named it as equation number 2। Now we have to calculate the total charge that is distributed on this infinite sheet। How we can calculate that charge? उसके लिए हम लोग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम चार्ज डेंसिटी का नाम देते हैं। Simply we know that the density is defined as a simply mass per unit volume। यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इट मीन्स चार्ज को हम एक एरिया के साथ रिलेट कर रहे हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी उस वक्त डिफाइन की जाती है जब हम किसी चीज़ का मैस कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब चूँकि हम चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं और चार्ज एक 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट इज़ वाई यहाँ पे जब हम चार्ज को डिफाइन करेंगे चार्ज डेंसिटी को सिंपली सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density and this is it is represented by sigma, small sigma।
इस सिग्मा को अगर मैं रिलेशन की फॉर्म में लिखूँ तो फिर सिंपली डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया मैंने इसको क्यों कहा है, क्योंकि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का जिक्र कर रहे हैं। जब सरफेस की बात की जाती है तो सरफेस एक 2 डायमेंशनल शेप होती है जिसका कोई एरिया हम ले रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे जो शीट है ये 2 डायमेंशनल शीट है, तो इस शीट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो चार्ज एक सिंपल सरफेस के ऊपर एक एरिया के ऊपर है। तो यहाँ पे डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया की तरह डिफाइन करेंगे। अब हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो ये जो Q हमने लिखा है ये Q टोटल चार्ज है पर यूनिट एरिया। यहाँ से हम ये Q निकाल लेते हैं। सो Q विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स एरिया, मे बी नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ by replacing the value of charge from equation number 3 into equation number 2, we will get the flux according to Gauss's law, that is, this implies from equation number 2 that phi E is equals 1 over epsilon times sigma multiplied by area, may be named as equation number 4. Now we have two relations for electric flux. One is this one, which gives us the total flux equals to 2EA, that is given named as equation number 1, and other is from equation number 4. Now comparing equation 1 and 4, we will get 2EA is equals 1 over epsilon times sigma into area. Here areas consist on both sides, so this area A will goes out, and hence we will get E is equals sigma over 2 epsilon this one. This is the relation which we got as a result in order to calculate the intensity due to an infinite sheet of charges. But keep in mind that electric field intensity is a vector quantity, so we have to write this relation in the form of a vector. So in order to write in vector form, we have E vector is equal sigma over 2 epsilon into R unit vector, right? We can check from this relation that electric intensity strongly depends upon two things. One is surface charge density, कि उसके यूनिट एरिया के अंदर कितना ज़्यादा चार्ज हमने प्लेस किया हुआ है। जितना यूनिट एरिया के अंदर चार्ज ज़्यादा प्लेस किया जाएगा करस्पॉन्डिंगली उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वहाँ पे उतनी ज़्यादा होगी। जितना चार्ज कम होगा करस्पॉन्डिंगली वहाँ पे डेंसिटी भी उतनी ही कम होगी। Secondly, other thing is epsilon, which gives us the medium dependence of the electric intensity between due to infinite sheet of charges.